डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शैल के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि आपको आपके स्कूलों में पढ़ाया गया है और बताया गया है, तो फिर आप अभी बहुत कम जानते हैं। जरा देखिए आपको स्कूलों में क्या पढ़ाया गया है, मैं आपको बतला देता हूं। स्कूलों में आपको ट्रांसलेशन करते समय बतलाया गया कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ, यानी ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ में, सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन के साथ में हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट अकेले वहां पर बतला दिया जाता है। शायद ये भी नहीं बतलाया जाता कि नहीं जी, हम आई वी के साथ में विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जब हम आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये नहीं बताया जाता। आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं तो क्या मतलब होता है, ये भी नहीं बतलाया जाता है। सिंपली ये बतलाया जाता है आपको कि फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए आपको आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना होता है और बाकी सबके साथ में आपको विल का प्रयोग करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग भी किया जा सकता है, विल का प्रयोग भी किया जा सकता है, बट इनकी मीनिंग्स अलग होती हैं। अच्छा, अब यहां पर बाकी सबके साथ में आप विल का प्रयोग करते हैं लेकिन आप शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे तो उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं। आपको तो सिर्फ इतना बतलाया गया है कि फ्यूचर टेंस बतलाने के लिए, यानी फ्यूचरिटी को शो करने के लिए आपको आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नहीं भैया, अभी आप देखो, मैं तो आपको यहां इस वीडियो में केवल शैल का प्रयोग बतलाने जा रहा हूं। विल का प्रयोग तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर विल से रिलेटेड सारी जानकारी आप वहां पर ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड। आज मैं आपको शैल का प्रयोग न केवल फ्यूचरिटी शो करने के लिए, बल्कि ये जरा देखिए, क्या आप लोगों ने इनके बारे में सुना है कि इस शैल की मीनिंग केवल और केवल भविष्य बतलाने के लिए नहीं, बल्कि इन मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यही मैं कुछ आपको आज इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर एक चार्ट बना दिया है, ये टेबल बना दी है। आप सबसे पहले तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये लीजिए। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, शैल का प्रयोग आप जब करें किसी भी सेंटेंस में तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली तो ये कि असर्टिव सेंटेंसेस में जब आप शैल का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ में तो उसका मतलब, यानी उसका जो मीनिंग होता है दूसरा होता है, और जब उसी शैल का प्रयोग आई वी के साथ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो उसकी डिफरेंट यानी फ्यूचरिटी के अलावा भी बहुत सारी मीनिंग्स और कन्वे करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आई वी के साथ में विल का प्रयोग तो करते ही नहीं है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतला दिया है। फिर इसके बाद जब इसी शैल का प्रयोग असर्टिव सेंटेंसेस में करेंगे, इनके साथ करेंगे, बाकी और जितने सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के साथ में करेंगे तो वहां पर वो फ्यूचरिटी नहीं बतलाता, यानी भविष्य काल नहीं बतलाता। वहां पर उस शैल का मीनिंग इतने ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे तो वहां पर ये मीनिंग नहीं होते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहां से आपको क्या बतलाने जा रहा हूं। देखिए, शैल का प्रयोग, अच्छे से पॉइंट को नोट करिए। शैल का प्रयोग मैं बतलाने जा रहा हूं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस में। यानी असर्टिव का मतलब क्या हो गया, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और फर्स्ट पर्सन के साथ, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ असर्टिव सेंटेंस में जब हम शैल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसके क्या मीनिंग्स होती हैं, जरा देखिए। केवल एक मीनिंग है भाई, आई वी के साथ जब हम शैल का प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल भविष्य काल में घटित होने वाली किसी एक घटना की पॉसिबिलिटी के बारे में बतलाते हैं, और वो पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 99% श्योर होती है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो भविष्य काल में घटित होने वाली किसी घटना की 99% सिचुएशन को शो करने के लिए बतलाते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहां पर, कल मिलता हूं आपसे,
यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस बोला जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कल की बात है, यानी भविष्य में आपसे मिलने की बात हो रही है, और वो मिलने की बात कितनी श्योर है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 99%। और अगर आप यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, कैसे, आई शैल सी यू टुमारो, अगर हम ये सेंटेंस ऐसे लिखते हैं तो इसका सिंपली मतलब क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। सिंपली ये है कि शैल का आपने प्रयोग किया है और शैल का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब है कि भविष्य में यानी आने वाले समय में आपसे एक एक्शन यानी भविष्य में एक घटना घटित होगी, एक एक्शन घटित होगा, यानी मिलने का काम भविष्य में होगा, जिसकी श्योरिटी कितनी है, 99%। पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस आई यानी इस फर्स्ट पर्सन की विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, ध्यान दीजिए। यानी विलिंगनेस का मतलब क्या हो गया, उसकी इच्छा या उसका इरादा नहीं है। आई के साथ विल का प्रयोग कर देंगे तो इरादा, इच्छा उसकी प्रकट होने लग जाती है, लेकिन श्योरिटी वही होती है 99%। जी हाँ, मैं यहाँ पर मिलूंगा तो मिलने का चांस है 99%, बट दिस इज नॉट माई विलिंगनेस, ये मेरी अपनी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे कल मिलूंगा, बस इतना छोटा सा अंतर होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला ही दिया था। जैसे हम जुलाई में स्कूल जाएंगे, यानी स्कूल जाने का जो काम होगा वो जुलाई में, आने वाली जुलाई में होगा, और वहाँ पर हम स्कूल जाएंगे तो हम अगर शैल का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी इंटेंशन से नहीं जाएंगे, हमारी विलिंगनेस नहीं होगी वहाँ पर, हाँ हमारी ऑब्लिगेशन होगी, यानी हमारी मजबूरी होगी, या हमें जाना ही पड़ेगा किसी काम से, किसी दबाव से, ये मतलब होता है। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर शैल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारी विलिंगनेस मिसिंग होती है। हाँ, भविष्य में कोई घटना होगी और वो घटना की पॉसिबिलिटी क्या है, 99%, बस ये मीनिंग होता है। वी शैल गो टू स्कूल, ऐसा हम बोलेंगे, वी शैल गो टू स्कूल इन जुलाई, बस सिर्फ इतना अगर हम बोल देते हैं तो शैल का प्रयोग आई वी के साथ में केवल और केवल किसी एक फ्यूचर इवेंट को की पॉसिबिलिटी 99% तक है, सिर्फ इतना बतलाने के लिए किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर यानी मैं जो बोलने वाला हूँ, आई और वी जो स्पीकर होता है उसकी विलिंगनेस उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब केवल एक ही प्रयोग है वहां पर, अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम शैल का प्रयोग उसी फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ में करते हैं तो अब वहां पर केवल फ्यूचरिटी ही अकेले नहीं, और भी कुछ मीनिंग्स होती हैं, तो उसे अच्छे से देखिए। अब ध्यान दीजिए जरा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई वी के साथ शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, राइट। तो देखिए यहां पर मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, क्या मैं निर्धारित समय तक आवश्यक स्थानों के दर्शन कर चुकूंगा। अब यहां पर अच्छे से देखें तो यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है और मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या भाई मैं जो एक निर्धारित समय है उस समय तक जो आवश्यक स्थान है उन आवश्यक स्थानों को मैं देख चुका हूंगा, विजिट कर चुका हूंगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़े होकर के मैं ये सेंटेंस को बोल रहा हूँ कि निर्धारित समय ये है, ठीक है ना, भविष्य का ये है वो निर्धारित समय, और इस निर्धारित ये जो स्केड्यूल्ड टाइम है इसके पहले तक ये वाला काम हो चुका होगा कि नहीं, सिर्फ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर मेरी विलिंगनेस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो बस इस चीज को यानी फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचरिटी कोई भी हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर आपको सिंपली शैल का प्रयोग कर देना है। शैल आई हैव विजिटेड ऑल द रिक्वायर्ड लोकेशंस बाय शेड्यूल्ड टाइम। जी हाँ, तो यहाँ पर आप शैल का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए कि हम विल का प्रयोग आई और वी के साथ नहीं करते हैं। सिर्फ एक सिचुएशन हो सकती है जब आप शीशे के सामने खड़े हों और आप अपने आप से ही अपनी इंटेंशन के बारे में पूछ रहे हो, यानी आप अपनी अंतरात्मा से जब बात कर रहे हो तभी आप इस विल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। तो पहली बात तो हो गई फ्यूचरिटी। अब देखिए अगली बात, यानी फ्यूचरिटी में को शो करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंसेस में भी शैल का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का प्रयोग और भी कुछ शो करता है। देखिए जरा, परमिशन,
अब ध्यान दीजिए, बोलने वाला जब सुनने वाले से यानी द टू ऑफ द पर्सन स्पोकन टू का मतलब क्या हो गया भाई, जब मैं बोलूंगा तो किसी से बात करूंगा, जिससे मैं बात करूंगा वो सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, यानी यू होगा। तो सेकंड पर्सन से जब मैं बात करते समय सेकंड पर्सन की परमिशन मांगना मेरा उद्देश्य होगा, तो फिर हम वहां पर शैल का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की अनुमति देंगे? यहां पर अच्छे से देखिए, डू यू आप यूज कर सकते हैं या आप विल यू का भी यूज कर सकते हैं। विल यू परमिट में, ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की अनुमति मांग रहा हूं। अगर मैं इसी अनुमति को मांगने के लिए शैल का प्रयोग कर दूं भाई, तो क्या होगा? क्या वही मीनिंग है? तो अच्छे से देखिए, अगर मैं यहां पर जैसे क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं, अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं और ये सेंटेंस बोलता हूं, तो दोनों का मतलब एक ही तो है। देखिए जरा अच्छे से सोच कर देखिए, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की अनुमति देंगे, यानी मैं आपसे यानी जिससे मैं बोल रहा हूं यानी द ऑफ द पर्सन स्पोकन टू, मैं उसकी परमिशन ही तो मांग रहा हूं। यहां पर भी मैं वही तो कर रहा हूं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं? अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस किसी से बोलता हूं, तो यानी जिससे मैं कह रहा हूं उससे मैं परमिशन मांग रहा हूं, और इसी परमिशन को शो करने के लिए आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं भाई। देखिए जरा, शैल आई गो आउट फॉर ए वाइल। ध्यान दीजिए, फॉर ए वाइल वही सेंटेंस है, और यहां पर इस शैल का फ्यूचर से लेना देना कुछ नहीं भाई। ये केवल और केवल क्या है? परमिशन मांगने के लिए शैल का प्रयोग आपने किया है। आपने शैल का प्रयोग जिससे बात कर रहे हो या जिससे पूछ रहे हो उसकी परमिशन को मांगने के लिए आपने शैल का प्रयोग किया है यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगली बात देखिए जरा, अब अगली बात क्या है? डिजायर, इच्छा। सामने वाले की यानी जिससे आप बात कर रहे हो यानी सेकंड पर्सन की इच्छा जानने के लिए, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा जानने के लिए आप क्या करते हो? देखिए वही द पर्सन स्पोकन टू। तो इच्छा जानने के लिए, जैसे क्या आप चाहते हैं कि मैं पंखा चला दूं? अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे बोलता हूं, तो इस सेंटेंस को मैं स्पोकन वे पे कुछ ऐसे बोल सकता हूं। कैसे? पंखा चला दूं, ठीक है ना? आप ऐसे ही तो पूछते हैं, मम्मी पंखा चला दूं, यानी आप मम्मी की इच्छा को जानना चाहते हैं कि क्या वो चाहती हैं कि आप पंखा चला दें। यही बात मैंने, यानी इस बात को मैंने इस तरह से कहा है। और इस तो देखो, मैंने यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। डू यू वांट मी टू स्विच ऑन द फैन? क्या आप चाहती हैं कि मैं फैन को स्विच ऑन कर दूं? और अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो भी मतलब तो वही है भाई, किसी से परमिशन मांगना। और परमिशन मांगने के लिए भी आप सिंपली वैसा ही शैल का प्रयोग करेंगे। शैल आई स्विच ऑन द फैन? स्विच ऑन द फैन आप ऐसा बोल सकते हैं, और बोलते ही हैं। हम लोग स्पोकन सेंटेंसेस ऐसे ही बोलते हैं। हम ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते हैं किसी की इच्छा जानने के लिए, ऐसे बोल देते हैं, पंखा चला दूं पापा, गर्मी लग रही है। तो मैं पापा की इच्छा जानने के लिए कि क्या उनको गर्मी लग रही है और वो चाहते हैं कि मैं पंखा चला दूं, इस बात को जानने के लिए आप कुछ ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप ऐसा बोलिए, स्पोकन सेंटेंसेस में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए जरा सजेशन। अब ध्यान से सुनिए, जब आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति से यानी जिससे आप बात कर रहे हो, तो जब भी किसी से आप बात कर रहे हो तो हमेशा ही वो सेकंड पर्सन होता है, ओके। और उससे अगर आप सुझाव मांगना चाहते हो, जैसे क्या हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, तो आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, चूंकि चाहिए लगा है, ठीक है ना। लेकिन क्या हम डॉक्टर से बात करें? आप ऐसा भी करें। अगर आप ऐसा किसी से जिससे आप बोल रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, उसका अगर सुझाव मांगना चाहते हैं, तो सुझाव मांगने के लिए भी भाई आप शैल का प्रयोग कर दीजिए। शैल वी टॉक टू द डॉक्टर? आप ऐसे क्वेश्चन बना दें, क्या डॉक्टर से बात करें, किससे बात करें, ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं यानी चिंतन करते हैं, तो जब चिंतन कर रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो भी अब मुझे क्या करना चाहिए यार,
अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी कोई बात है, आप अपने आप से पूछ रहे हो, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो, यानी चिंतन कर रहे हो। अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो भी आपको शैल का प्रयोग आई और वी के साथ कर लेना चाहिए। व्हाट शैल आई डू नाउ? अब चलिए अंतिम बात देख लेते हैं। अंतिम बात क्या है? ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। अगर आप किसी की, यानी जिससे आप बात कर रहे हो, और उसी का अगर आप इंस्ट्रक्शन चाहते हो, यानी वो आपको निर्देश दे कि आपको क्या करना है, और आप उससे जानना चाहते हो कि उनके ऑर्डर्स क्या है या उनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो इस बात को भी शो करने के लिए आपको आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना चाहिए। क्या मैं आपके बच्चों के लिए क्या करूं सर? तो अगर आप ये क्या करूं सर ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले से कुछ इंस्ट्रक्शन चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि आपको इन आपके बच्चों के साथ में मुझे क्या करना है, कहाँ ले जाना है, मार्केट ले जाना है, क्या करना है, कुछ ऐसी अगर आप इंस्ट्रक्शंस चाहते हो या ऑर्डर्स चाहते हो, तो भी आपको आई और वी के साथ में शैल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए 6 मीनिंग आपको मैंने बतलाई। इंट्रोग असर्टिव सेंटेंसेस में आई वी के साथ में केवल फ्यूचरिटी शो करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचरिटी के साथ साथ 5 और भी अलग अलग मीनिंग्स को शो करने के लिए हम आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। राइट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या है शैल का प्रयोग असर्टिव सेंटेंसेस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ नहीं करते हैं भविष्य बतलाने के लिए, भविष्य काल को, यानी फ्यूचर शो करने के लिए हम वास्तव में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाउन्स के साथ में फ्यूचरिटी को शो करने के लिए आप शैल का प्रयोग नहीं करते, यानी भविष्य काल बतलाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। उसके लिए आप विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में बतला चुका हूं, बट ध्यान दीजिए इनके साथ जब हम शैल का प्रयोग करेंगे तो फ्यूचरिटी तो शो नहीं करेंगे भाई, बट ये बातें हम शो करेंगे। ध्यान दें, यानी इसका मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और किसी भी दूसरे सिंगुलर नंबर नाउन या प्लूरल नंबर नाउन के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे तो भविष्य काल जरूर हम नहीं शो करना चाहते, बट भैया ये थ्रेट, धमकी, कमांड, प्रॉमिस, कंपल्सन, लीगल ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, डिटर्मिनेशन, इतनी ढेर सारी बातों को शो करने के लिए हम इन सब के साथ शैल का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। चलिए एक एक करके फटाफट सबको आगे देखते हैं। देखिए यहां पर थ्रेट, अब अगर हम धमकी दे रहे हैं तो यू के साथ, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में आपको शैल का प्रयोग करना है। देखिए जरा, इफ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, अगर तुमने समय पर अपना काम पूरा नहीं किया या नहीं करते हो तो यहां पर आप उसे धमकी दे रहे हो। अगर धमकी दे रहे हो तो भैया विल का प्रयोग मत करो, यू शैल बी पनिश्ड। ओके, नोटिस किया? अगर विल का प्रयोग किया तो यहां पर भाई ये यूज ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा है जो धमकी जैसा प्रतीत हो रहा है। और अगर आपको धमकी देनी है तो फिर यू के साथ, ही के साथ, सबके साथ आपको क्या करना है? शैल का प्रयोग करना है। आई वी के साथ नहीं, आई वी के साथ तो विल का प्रयोग करना है। ओके, अच्छा अब देखिए सेकेंड पर्सन के साथ यहां पर क्या है? यू बी गिवन द प्रॉपर आंसर फॉर दिस बिहेवियर ऑफ योर्स, तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए तुमको सही आंसर दिया जाएगा, सही जवाब दिया जाएगा। तो ये भी क्या है? एक थ्रेट ही है। और जब हमें थ्रेट शो करनी है तो बस सिंपल सी बात है, आपको शैल का प्रयोग करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे है कमांड। यदि आपको आज्ञा देनी है, आदेश देना है, तो भी आप सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के नाउंस के साथ में आपको शैल का प्रयोग करना है। अगर आप कमांड देना चाहते हो, जैसे कमरे की सफाई मोहन करेगा, जी हाँ, आम बोलचाल की भाषा में इस तरीके के कमांड्स दिए जाते हैं। भाई तुम इस काम को नहीं करोगे, मोहन इस काम को करेगा। वहां पर क्या है? कमांड ही आप दे रहे हो। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ कमांड आप दे रहे हो तो उसका मीनिंग ये होता है, मैंने यहां पर उसका मीनिंग लिखा है, मोहन इज ऑर्डर्ड कमांडेड टू क्लीन द रूम, यानी मोहन को आदेश दिया जाता है कि वह रूम को साफ करे। ये इसका मीनिंग है। एक्चुअल जो मीनिंग है वो ऑर्डर है या कमांड है।
आप इस ऑर्डर और इस कमांड को शो करने के लिए आप सिंगुलर नंबर जो भी नाउन आए उसके साथ क्या करें, शैल का प्रयोग कर दें। मोहन शैल क्लीन, बस सिंपल सा क्लीन द रूम। अगर आप मोहन के साथ में आपने, यानी ये मोहन को आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है और यहाँ पर आपने उसके साथ शैल का प्रयोग किया है, तो ये कोई भविष्य की बात आप थोड़ी कर रहे हो, नहीं जी, आप सीधे सीधे मोहन को कमांड कर रहे हो, मोहन ये काम करेगा, राइट। अच्छा, जैसे तुम्हें तुरंत ही यहाँ से जाना होगा, अगर किसी को आप सीधे जाने का कमांड यानी आदेश दे रहे हो तो यू आर ऑर्डर्ड, जैसे ये सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड, कमांडेड, आपको आदेश दिया जाता है टू लीव दिस प्लेस एट वंस, तुरंत ही इस स्थान को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। अगर ये सेंटेंस होगा, इसी मीनिंग को यानी इसी भाव को शो करने के लिए आपको क्या करना है, यू शैल, शैल का प्रयोग कर दीजिए। यू शैल लीव दिस प्लेस एट वंस, ठीक है ना, एट वंस। जी हाँ, ये सब कुछ डे टू डे स्पोकन सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए ये ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस होते हैं। ये कहना थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, बट हाँ, शैल का अगर आप यूज़ जानते हो तो फिर बड़ी आसानी के साथ इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। अगली बात देखिए भाई, तीसरी क्या है, प्रॉमिस एंड एश्योरेंस। अगर आप किसी को वादा करते हो या किसी को भरोसा दिलाते हो, आप बोलने वाले हो, सेकेंड पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ, या किसी से भी आप कह रहे हो कि आप एश्योर कर रहे हो किसी को कि वो कोई भी व्यक्ति, दूसरा भी व्यक्ति के बारे में अगर आप एश्योरेंस किसी को दे रहे हैं तो भी आप यही, यानी सबके साथ का मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में आप शैल का प्रयोग, जैसे उसने वादा किया है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी somebody, किसी ने प्रॉमिस किया है, जैसे he has promised, उसने वादा किया है that he won't harm you, कि वो तुम्हें भविष्य में कभी, won't का मतलब है will not, he will not harm you, कि भविष्य में वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, बट उससे भी ज़्यादा शॉर्ट में, संक्षेप में, खूबसूरती के साथ आप ऐसे कह सकते हो, he shall not, देखिए जरा, he shall not harm you, ध्यान से देखो जरा इस सेंटेंस को, he shall not। अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं तो इस सेंटेंस का वही मतलब है, जी हाँ, उसने वादा किया है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी ये यहाँ पर ही के साथ में shall का प्रयोग किया, तो इस ही का क्या है, प्रॉमिस या फिर एश्योरेंस है, ठीक है, कि वह तुम्हें चोट या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे यहाँ मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, आई एश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं, दैट यू विल बी रिवार्डेड फॉर योर वर्क, कि तुम्हें भविष्य में तुम्हारे काम के लिए रिवार्ड किया जाएगा। यहाँ पर यू के साथ में आपने विल का प्रयोग किया तो ये फ्यूचरिटी को शो करने लग गया, वेरी सिंपल। अगर सेम इसी बात को आप शैल की मदद से कहना चाहते हो तो कितना छोटा हो जाएगा सेंटेंस, जरा देखिए। यहाँ पर सिंपली आपको ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आई एश्योर यू, ठीक है ना, यू शैल बी, बस इतना करना पड़ेगा, यू शैल बी रिवार्डेड, बस इतना ही आपको कहना है, यू शैल बी रिवार्डेड फॉर योर वर्क। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि इस शैल का यू के साथ में प्रयोग कर देना असर्टिव सेंटेंसेस में, तो इतने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जी हाँ, आपने यू से कहा यू शैल बी रिवार्डेड, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आई एश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं क्या, कि तुम्हें तुम्हारे काम के लिए रिवार्ड दिया जाएगा या रिवार्ड किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे भाई, ये सबसे जरूरी चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब है अनिवार्यता। अब यहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा। देखिए जरा, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक स्कूल फीस चुकाना अनिवार्य है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो इट इज, यानी प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक सभी विद्यार्थियों को, यहां पर यह सेंटेंस थोड़ा सा हिंदी में ऐसा, सभी विद्यार्थियों को, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को स्कूल फीस चुकाना अनिवार्य है, ठीक है।
इस बात को अगर आप सिंपल यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ऐसे, इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू पे देयर स्कूल फी बाय द 15th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इस बात को आप वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बट अगर आपने एक मॉडल का प्रयोग कर लिया तो इतना ढेर सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या है, द स्टूडेंट्स शैल पे, बस इतना आपको लिख देना है। मीनिंग कंप्लीट यही है। देखिए, अगर आपने शैल का प्रयोग किया है स्टूडेंट्स, यानी ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नाउन है, और आपने उसके साथ में शैल का प्रयोग किया है, तो यहां पर कंपल्सन को शो किया जा रहा है। ठीक है ना, ये कंपल्सन है। यहां पर कोई फ्यूचर टेंस बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। सिंपली हमारा मकसद क्या है, कंपल्सन को शो करना। अपने दिमाग में फिट करते चलिए ये सारी चीजें, और जब कभी ये सेंटेंसेस आए तो समझिए कि हाँ भाई ये इनका ये मीनिंग है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए लीगल ऑब्लिगेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम यू और बाकी जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस या नाउंस हैं उनके साथ अगर हम शैल का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, जो कानूनी बाध्यता मजबूरी जो होती है वो आ जाती है। जैसे इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द पीपल टू सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर, यानी इस साल मार्च के एंड से पहले, यानी मार्च समाप्त हो उससे पहले ही सबको अपना आईटीआर जमा करना ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब कानूनी उनकी मजबूरी है। ठीक है, इस तरह की मजबूरी को शो करने के लिए भी हम अगर कुछ ऐसा सेंटेंस, द पीपल शैल, ऐसे सेंटेंस हम बोल दें, द पीपल शैल सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर, शैल का प्रयोग किया है तो आपने यहां पर क्या, ये कानूनी बाध्यता जैसी किसी बात को आपने शो किया है। राइट? अच्छा, अब चलो भाई आगे देखते हैं। और छठा पॉइंट क्या है, उन्हीं के साथ यानी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं और जो नाउंस हैं, प्रोहिबिशन का मतलब होता है आज्ञा देना, और वो जो आज्ञा होगी वो नकारात्मक होगी, यानी निषेध किया जाएगा, मना किया जाएगा, मनाही होगी। जैसे यहां पर कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है, अगर ये बात कही जाए तो यहां पर क्या है, किसी भी व्यक्ति को शराब ना पीने के लिए आज्ञा दी जा रही है, यानी उसी को तो हम निषेधाज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, एवरीवन इज प्रोहिबिटेड, अगर हम यहां पर प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिटेड नाम की क्रिया का प्रयोग कर देते हैं तो कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा, लेकिन हम यहां पर शैल का प्रयोग भी कर देंगे तो यही मीनिंग निकलेगा। देखिए कैसे, नेगेटिव सेंटेंस, भाई प्रोहिबिटेड का मतलब मना करना होता है, मना ही है। अगर हम प्रोहिबिटेड लगाएंगे तो सेंटेंस को नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बट अगर हम प्रोहिबिटेड नहीं लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, तो हमें यहां पर नो वन लिखना पड़ेगा या नो बॉडी लिखना पड़ेगा। नो बडी शैल, यहां पर क्या करना पड़ेगा, नोबडी शैल ड्रिंक हियर। वही मतलब है जो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है, वही मतलब यहां पर इसका है, नोबडी शैल ड्रिंक हियर। राइट? यहां पर ये शैल क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन शो कर रहा है। यू आर प्रोहिबिटेड टू स्पिट हियर, यहां पर थूकने की मनाही है, तुम्हें यहां थूकने की मनाही है। अगर इसी प्रोहिबिशन को शो करना है तो आप सिंपली यू शैल नॉट स्पिट हियर, ये देखिए जरा, शैल नॉट का प्रयोग किया आपने तो यही मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा आप। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अंतिम पॉइंट इसका क्या है, डिक्लेरेशन। अगर हम यू और जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं या फिर नाउन या सिंगुलर नंबर नाउन है या प्लूरल नंबर नाउन है, उनके साथ अगर हम शैल का प्रयोग करते हैं तो एक मीनिंग ये भी हो सकता है, जब हम किसी बात को इतने ज्यादा श्योर हैं कि हम डिक्लेयर कर दें कि हाँ ऐसा होगा, डिक्लेरेशन को शो करने के लिए। जैसे इस वर्ष वह कक्षा में प्रथम आएगी, किसी मेरी क्लास में पढ़ने वाली किसी बच्ची के बारे में मैं श्योर हूं कि वो क्लास में प्रथम ही आएगी और मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहां से, तो सी शैल स्टैंड फर्स्ट। शैल, सी के साथ भी आप शैल का प्रयोग कर देंगे तो ये बोलने वाले का डिक्लेरेशन हो जाएगा, डिक्लेयर्ड। ठीक है ना? अच्छा, यू, जैसे यहां पर मैं आपके मैच जीतने
के बारे में डिक्लेयर कर रहा हूं, अरे तुम इतना अच्छा खेलते हो कि तुम ही जीतोगे, ठीक है ना, तो भी यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, शैल का प्रयोग कर सकते हैं डिक्लेरेशन को शो करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, विलिंगनेस यानी मैं बोलने वाला जो है, अगर वो अपनी इच्छा को भी प्रकट करना चाहता है तो कैसे, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। अगर ऐसा मैं कोई सेंटेंस बोलना चाहता हूं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या, यू शैल गो देयर, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो भी यही मीनिंग है, क्या, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। आप तो सभी लोग जानते हैं कि मॉडल्स के साथ में हम यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। शैल के यहाँ पर आपने जहाँ कहीं भी देखा है तो टू गो देखा होगा, और यहाँ पर देखा है तो बेयर इन्फिनिटिव देखा होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडल्स के साथ में हम बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं, यानी उसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल और केवल यूज्ड टू, ऑट टू को छोड़ करके, और बाकी हम सबके साथ में क्या करते हैं, इस टू को यहां पर छुपा देते हैं या ये लिखा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अब इन्हीं के साथ में जरा देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है भाई। देखिए, शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिए। नो, विल शैल यू का प्रयोग नहीं करना, जिस तरीके से विल आई का प्रयोग नहीं किया जाता है, विल आई या शैल आई, विल आई या विल वी का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे ही आप भी यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे, अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए, अगर आपने थर्ड पर्सन, यू के साथ तो करेंगे नहीं, थर्ड पर्सन के साथ में अगर आपने कर दिया तो एक खास बात आ जाती है, डिजायर या कमांड जैसी कोई फीलिंग्स आ जाती हैं। देखिए जरा, शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन के साथ में, वह जाए, अगर आपको किसी से ये पूछना है क्या वह जाए, आप सामने वाले से, यानी जिससे भी आप यहां पर, जब भी मैंने ये लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, तो जिससे आप पूछ रहे हो क्या उसकी इच्छा है या क्या उसका आदेश है कि वह जाए, कुछ ऐसा सेंटेंस है ये। क्या वह जाए, तो बोलने वाला सुनने वाले से उसकी आज्ञा या उसकी इच्छा जानना चाहता है, जिससे वो बात कर रहा है उसके बारे में, यानी थर्ड पर्सन के बारे में वह जानना चाहता है कि क्या उसे अब जाने की अनुमति है, यानी आदेश है, उसे कमांड है, या उसकी इच्छा है कि वह यहां से जाए। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से, यानी स्पीकर मैं खड़ा हूं, मैं पूछ रहा हूं इस बंदे से, यानी सेकंड पर्सन से, ठीक है, मैं स्पीकर हुआ, ऑफ द पर्सन स्पोकन टू ये है, और मैं इससे पूछ रहा हूं कि ये बंदा वहां से जाए क्या, ये बंदा वहां से जाए क्या, क्या उसकी इच्छा है, विश है, या उसकी कमांड है इस बंदे को यहां से जाने देने की। इस फीलिंग को कन्वे करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप शैल का प्रयोग कर सकते हो, शैल ही गो, ये शैल ही गो, ये सेंटेंस, शैल ही गो, अगर आप किसी से जाए वो, अगर आप उसकी इच्छा पूछना चाहते हैं, ये सेंटेंस आप बोलिए, ठीक है ना। जैसे डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं कि पोर्टर आपका लगेज जो है कंपार्टमेंट में ले आए। मैं फिर से किसी सेकंड पर्सन से ही मैं उसकी इच्छा जानना चाहता हूं, क्या उसकी इच्छा है कि जो कुली है, पोर्टर है, उनका लगेज कंपार्टमेंट के अंदर ले आए। अगर उनकी इच्छा है, वही इच्छा जानने के लिए मैं उनसे वो प्रश्न कर रहा हूं। तो फिर अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, शैल द पोर्टर कैरी, ठीक है ना, कैरी और योर लगेज टू योर कंपार्टमेंट, ये सेंटेंस हम बोल देते हैं। तो इस तरह से हम किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर हम शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो बोलने वाला सुनने वाले यानी सेकंड पर्सन की इच्छा या उसकी कमांड को जानना चाहता है, राइट। तो ये हो गया भाई आपका शैल का पूरा टोटल, यानी A to Z सब कुछ मैंने आपको शैल के बारे में बतला दिया। अब आ गए हैं फिर अंत में। तो अंत में भाई यही कहना है कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फिर कर ही दो, और अगर शेयर नहीं किया है तो फिर अपने कुछ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर अपने फ्रेंड्स लोगों को भाई शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग प्रकार की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप नए हैं, पुराने लोग फिर से ना सब्सक्राइब कर देना भाई,
नहीं तो वह फिर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। नए लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब करिए। चलिए अच्छा, आज यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नई मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में, वीडियो नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय।